बीकर, ये मैंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी जीरो। अगर बीकर मूवमेंट नहीं कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। ठीक है, जो एक्सिस ड्रॉ किए वो ट्रांसलेशनल एनर्जी शो करने के लिए। वाइब्रेशन और स्प्रिंग से आता है, उसका वाइब्रेशनल एनर्जी फिजिक्स में पढ़ोगे तो उसका फोर्स इक्वल्स टू के एक्स, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो उसको लेके, हाँ उसको लेके रोटे वो उसका वाइब्रेशनल एनर्जी कितना होगा वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। हम्म हम्म। हाँ हाँ, तीनों एक्सिस में कर सकते हैं। मतलब उसका ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और एनर्जी ड्यू टू बॉन्डिंग और एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये सब ऐड करेंगे तो हमारा जो एनर्जी आएगा उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। टोटल, हाँ टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी होता है। अगर हम बॉडी को मूवमेंट नहीं करेंगे, हम बीकर में रिएक्शन हो रहा है उसको हम रेस्ट में रखें तो उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, क्योंकि बीकर मूवमेंट नहीं कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। और अगर उसका ग्रेविटेशनल फील्ड हम कंसीडर नहीं करेंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान सकते हैं, तब हम टोटल एनर्जी को इंटरनल एनर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल एनर्जी का सिंबल ई लेते हैं, इंटरनल एनर्जी सिंबल यू लेते हैं। तो केमिस्ट्री में हम दोनों को इक्वल ले लेते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑप्शन है तो दोनों इक्वल ले लेते हैं। लेकिन फिजिक्स में वो लोग इंटरनल एनर्जी को यू लेते हैं, और केमिस्ट्री में कुछ बुक्स में इंटरनल एनर्जी को ई भी ले लेता है। ई एंड यू आर सेम। ठीक है, अब क्या देखना है, अब थोड़ा वर्क देखना है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट देखो वर्क। वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ कैन यू कैलकुलेट वर्क? तो हियर व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू आर कैलकुलेटिंग? मैकेनिकल वर्क। हाउ कैन यू डू दैट? मैकेनिकल वर्क के लिए हमें क्या करना है, इंजन बनाना है। इंजन में मैकेनिकल वर्क ही हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या करो, एक कंटेनर में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन कुछ भी लेके कंबस्ट करो। कंबस्ट किए, कंबस्ट करने से उस वो कंबस्शन से हीट और गैस निकलेगा। जो गैस निकलेगा तो यहाँ पे उसका पिस्टन अरेंजमेंट कर लो। तो गैस क्या करेगा, इसको पुश करेगा, इसको पुश करेगा, इसको पुश करेगा। पिस्टन क्या है, मूवेबल है। पिस्टन वेटलेस, फ्रिक्शनलेस, मूवेबल पिस्टन हम ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जब मूव करेगा ये आगे जाएगा तो इसका प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये फिर पीछे आएगा, आगे आएगा, ऐसे करके वर्क करेगा। वो फिर इंजीनियरिंग क्लास में पढ़ोगे कि पिस्टन मूवमेंट करने से वर्क करता है। अब इसमें मैकेनिकल वर्क कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर ये पिस्टन है, पिस्टन मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे से यहाँ जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कर रहा है dx। तो पिस्टन अगर ds डिस्प्लेसमेंट कर रहा है मतलब एक्सपांशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, तो dx मूवमेंट कर रहा है, तो इसका वॉल्यूम पहले कितना था, v1 था। अब वॉल्यूम कितना हो गया, मूवमेंट के वजह से v2 हो गया। तो कितना चेंज हुआ वॉल्यूम, dv इज इक्वल टू v2 माइनस v1, इतना चेंज हुआ। ठीक है, तो यहां से ये जो वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम है dv। अगर पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, ऐसा है पिस्टन, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट? ऐसे लिख सकते हैं ना। तो dv ये पर्टिकुलर एरिया जो होगा, ये वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम होगा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिख सकते हैं। लिख दिए। तो हम लोग वर्क कैलकुलेट करना चाहते हैं। वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
तो फोर्स कितना है, F लिख दो, डिस्प्लेसमेंट dx। लेकिन हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो प्रेशर होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो फोर्स को हम लोग प्रेशर इंटू यूनिट एरिया लिख सकते हैं। तो इसको लिख दो प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx। तो ये हो जाएगा प्रेशर इंटू ADX हो गया dV। ठीक है, तो ये जो वर्क है उसको हम DW लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे dV लिख रहे हैं। तो DW यहाँ से जो वर्क हो रहा है DW PdV हो रहा है, ये है वर्क। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क जो होगा वो प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम PdV। ओके, तो हम नेट वर्क निकालना चाहते हैं। तो सपोज ऐसे डिस्प्लेसमेंट कर करके हम वर्क कर रहे हैं, तो इसको एक्सपांसन एक्सपांसन धीरे धीरे करके हम इसका वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे चला गया, फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, ऐसे करके एक्सपांसन कर रहा है। तो हर स्टेज, हर स्टेप में dx जा रहा है, फिर dx जा रहा है, फिर dx जा रहा है, फिर dx जा रहा है, ऐसे करके वो एक्सपांसन हो रहा है। ठीक है, तो हर स्टेप में उसका जो वर्क होगा dw प्लस dw प्लस dw, ऐसे वर्क चलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे वर्क चलता रहेगा तो हमारा जो नेट वर्क होगा, टोटल वर्क, वो क्या होगा, ये सबको ऐड करना है, मतलब समेशन ऑफ dw, समेशन ऑफ dw। समेशन ऑफ ए फंक्शन हम लोग इसको लेते हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw होगा वर्क। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw होगा वर्क। तो यहाँ पे वर्क जो है वो हम लोग लिख सकते हैं PdV। ठीक है, लेकिन पिस्टन का अंदर क्या होता है ना, पिस्टन का अंदर जो गैस रहता है उसका प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मुश्किल है। इसका प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही पिस्टन का ऊपर कुछ वेट रख देते हैं। अब वेट रख, जितना वेट में पिस्टन रेस्ट में आएगा, मूवमेंट नहीं करेगा, तो वो वेट जितना होगा उसका बराबर प्रेशर अंदर होगा। ओके, अब पिस्टन का अगर एक्सपांसन करना है, ये वेट को निकाल देंगे तो एक्सपांसन होगा। अगर कंप्रेशन करना है, वेट बढ़ा देंगे तो कंप्रेस हो जाएगा। तो हमारा जो प्रेशर कैलकुलेट करते हैं उसको एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल के टर्म में अगर एक्सप्रेस करेंगे इजी होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन इजी और सिंपल होगा। तो बाहर का जो वेट लेते हैं उसके रिस्पेक्ट में उसका अंदर का प्रेशर, जब ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम, मूवमेंट नहीं कर रहा, कोई वर्क नहीं हो रहा, तो अंदर का प्रेशर P इंटरनल P एक्सटर्नल के बराबर होगा। जब ये रेस्ट में है तब इसका प्रेशर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मूवमेंट करेंगे तो ये प्रेशर फिर वैरी करेंगे। मान लो इसका वेट कम कर दिए तो इसका प्रेशर वैरी हो रहा है, फिर वेट कम कर दिए, फिर प्रेशर वैरी हो रहा है। तो वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर होता है। ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं, एक बार निकाल दिए तो इसका एक्सटर्नल प्रेशर कुछ हो गया, वो कांस्टेंट है, तो ये सडनली एक्सपांड करेगा। तो ये जो एक्सपांड करता है ना, दो टाइप का एक्सपेंशन होता है, एक है रिवर्सिबल, एक है इरिवर्सिबल। ठीक है, तो रिवर्सिबल एक्सपांशन में हम लोग देखें कि ये जो एक्सपांशन होगा वो इनफाइनाइट स्टेप्स में होगा, स्लोली होगा, हर बार में रुक रुक के होगा, ऐसे करके होगा रिवर्सिबल में, देख लिए, और बहुत टाइम लेगा कंप्लीट होने के लिए। इरिवर्सिबल एक्सपांशन में, इरिवर्सिबल में क्या होगा, वो सडनली होगा, एक स्टेप में हो जाएगा, एक बार में ही हो जाएगा, एक बार में एक्सपांशन हो जाएगा इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल में सडनली होगा। तो अगर हमें वर्क निकालना है तो हम इसका जो प्रेशर है, प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस P एक्सटर्नल dV। क्योंकि P एक्सटर्नल लेंगे, P इंटरनल का जो डायरेक्शन होगा, और वर्क तो एक वेक्टर है ना, तो वर्क को जब हम एक्सप्रेस करेंगे, अगर एक्सटर्नल प्रेशर के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे
तो एक माइनस साइन दे दो तो वर्क हमारा सिस्टम का ही आएगा, सराउंडिंग का नहीं आएगा, क्योंकि हम एक्सटर्नल प्रेशर सराउंडिंग का ले रहे हैं ना, तो इसीलिए माइनस वर्क स्केलर होता है। डिस्प्लेसमेंट वर्क स्केलर होता है, सही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर होता है ना। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, उसको हम प्रेशर के टर्म में एक्सप्रेस जब करेंगे, नहीं नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे आ गया ना, ए इंटू डी एक्स, इसमें आ गया। तो जो भी है, तो इसको वर्क को जब हम एक्सटर्नल प्रेशर के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, इसको माइनस करना है, तब ये सिस्टम का आएगा, क्योंकि ये उस तरफ है ना, ये बाहर का है, तो इसीलिए इसको माइनस लिखते हैं। तो हम लोग इसको लिखेंगे फाइनल W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, और इसको लिख सकते हैं माइनस पी ऑपोजिशन डी वी। तो अगर बाहर का प्रेशर लेंगे तो माइनस लिखना है, तब जाके सिस्टम का ही वर्क आएगा। तो ये है फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ वर्क। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, साइन कन्वेंशन मैंने बताया क्या? हम्म। हाँ हाँ हाँ, देखो, अगर साइन ऑफ कन्वेंशन याद नहीं है तो फॉर्मूला से ऑटोमेटिक आ जाएगा साइन। ओके, साइन ऑफ कन्वेंशन याद नहीं करके भी हम लोग फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। कैसे? तो वर्क हो गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, ये हो गया वर्क। सपोज एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, जब हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, मान लो इरिवर्सिबल प्रोसेस, तब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो ये मैं बाद में बताऊंगा, इसका आएगा टाइम। अभी देखो, अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ऐसे लिख सकते हैं। सपोज हमारा क्या हो रहा है, नंबर वन, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क किया, तो अब क्या होगा, एक्सपांशन होगा। तब एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन होगा मतलब क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा। हाँ, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो कांस्टेंट रहेगा, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है पी एक्सटर्नल वेरिएबल होगा। हाँ हाँ, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ले रहे हैं हम। रिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल में चेंज कर देंगे। हाँ, ठीक है। तो एक्सपांशन V2 माइनस V1 ये इससे ज्यादा है, तो वर्क क्या हो गया, वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 क्या है, ये पॉजिटिव होगा, तो ये लेस देन जीरो होगा। तो वर्क डन बाय द सिस्टम ऑटोमेटिकली लेस देन जीरो आएगा, तो फॉर्मूला याद रख के क्वेश्चन करने से आ जाएगा। तो सपोज वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो ये कंप्रेशन वर्क है, ये कंप्रेशन वर्क है। कंप्रेशन वर्क में क्या होगा, हमारा फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम होगा। अगर कंप्रेस कर रहे हैं तो हम वर्क कर रहे हैं सिस्टम पे, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो फाइनल वॉल्यूम अगर कम होगा तो क्या होगा, तो W क्या हो जाएगा, ये कम हो गया, W पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब वर्क जो है, ये फॉर्मूला याद रख लो वर्क का। और रिवर्सिबल में कैसे होगा, इरिवर्सिबल में कैसे होगा, वो हम लोग करेंगे बाद में। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखने से उसका साइन अपने आप आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये हो गया वर्क, इंटरनल एनर्जी हो गया। तो अभी हम देखते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके,
हाँ, इसके बाद आएगा ना, वो फर्स्ट लॉ के बाद आएगा, रिवर्सिबल वर्क डन, इरिवर्सिबल वर्क डन, उसका कंपैरिजन। आएगा आएगा इसके। अभी मैं डिस्कस करूंगा। अभी पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक साथ हो जाएगा ना वो। हाँ है। क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन। हम्म। हम्म। यस यस। तो खाली लिखना है, नोट्स में लिखना है, इससे कोई क्वेश्चन आता नहीं है। ओके, ये खाली नोट्स में लिखना है। तो व्हेन टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, when two systems are in thermal equilibrium, when two systems are in thermal equilibrium with a third system are also in thermal equilibrium with each other. Thermal equilibrium with each other. ठीक है। अगर दो सिस्टम है, ए और बी, दो सिस्टम ले लो, और एक थर्ड सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। और बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, मतलब बी का टेम्परेचर सी का टेम्परेचर सेम होगा। तो ए और बी का भी टेम्परेचर सेम होगा और हीट फ्लो नहीं होगा। क्लियर है? बोलो। अगर ए से सी हीट फ्लो नहीं हो रहा है, बी से सी हीट फ्लो नहीं हो रहा है, और दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो ए से बी भी हीट फ्लो नहीं होगा। सही है? थर्मल इक्विलिब्रियम मींस इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर इसका मतलब ये है कि दो सिस्टम में अगर टेम्परेचर सेम है, थर्मल इक्विलिब्रियम हीट को कैसे देखेंगे हम? टेम्परेचर से देखेंगे ना। दोनों में अगर टेम्परेचर सेम है तो हीट फ्लो नहीं होगा। लेकिन रिवर्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, हमेशा ट्रू नहीं है। अगर दोनों में हीट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या दोनों का टेम्परेचर सेम होगा? दो सिस्टम के बीच में हीट फ्लो नहीं हो रहा है, तो दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, गारंटी नहीं। नहीं भी हो सकता है। सपोज दो सिस्टम को हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, दो सिस्टम के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल रख दिए, तो दोनों के बीच में हीट फ्लो तो नहीं होगा, लेकिन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट हो सकता है ना। क्या बोलो? तो मतलब ये स्टेटमेंट माइंड में रखो कि देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट, दैट डजंट मीन दैट टू सिस्टम temperature must be equal, but reverse, if temperatures are equal, whether they are connected or not connected,
the heat flow never possible. Is this clear? So if temperature is same, then there is guarantee that there can be heat flow. If they are connected, heat flow नहीं होगा, not connected भी heat flow नहीं होगा. Clear? तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम यही बोलता है कि ए सी से कनेक्ट करो, हीट फ्लो नहीं हो रहा है, बी सी से कनेक्ट करो, हीट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ए बी को कनेक्ट करने से भी हीट फ्लो नहीं होगा. ठीक है, ए सी को कनेक्ट कर रहे हो, हीट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब गारंटी है टेम्परेचर सेम होगा. सही है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. उनके बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं है और दोनों कनेक्ट कर दिए, लेकिन हीट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब गारंटी है टेम्परेचर सेम होगा. और बी सी के बीच में हीट फ्लो नहीं हो रहा है, तो गारंटी है टेम्परेचर सेम होगा. अगर टी ए टी सी सेम है, टी बी टी सी सेम है, तो टी ए टी बी सेम होगा. ठीक है, तो ये जीरोथ लॉ जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा, मैं सोचा क्या है इसमें, कुछ नया चीज नहीं है, ये तो हम लोग जानते हैं. ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं, मैथ्स में पढ़े थे. ए इक्वल्स टू सी, बी इक्वल्स टू सी, दैट मीन्स ए इक्वल्स टू बी. यही चीज है, कुछ नया नहीं. लेकिन ये है हमारा स्टेटमेंट है थोड़ा सा. वर्क डन होगा माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी बी, यही वर्क डन है. तो ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में हम डिराइव किए थे, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी बी. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डी बी को मान लो एक्सटर्नल कांस्टेंट है. अगर एक्सटर्नल कांस्टेंट है, पी एक्सटर्नल कांस्टेंट अगर है, तो इसको बाहर निकाल दो, डीबी का इंटीग्रेशन कर लो, वी टू माइनस वी वन होगा. तो हमें उसका साइन याद नहीं रखना, ये फॉर्मूला याद रखो. इसके साथ आंसर साइन के साथ सही आएगा. कैसे आएगा, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, एक्सपांशन होगा. अगर एक्सपांशन होगा तो बी टू ग्रेटर देन बी वन होगा. तो बी टू ग्रेटर देन बी वन, ये पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव हो गया, डब्ल्यू लेस देन जीरो हो गया. ठीक है, अगर कंप्रेशन हो रहा है तो बी टू लेस देन बी वन. अगर बी टू लेस देन बी वन हो गया, यहाँ पे बी टू लेस देन बी वन, तो ये नेगेटिव हो गया, बी टू माइनस बी वन, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव मतलब वर्क डन इज पॉजिटिव. तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि सिस्टम एनर्जी गेन करेगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा. क्लियर है? तो इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग वर्क, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वर्क क्या क्या है वो देख लेंगे. ठीक है, यस. तब भी हीट फ्लो नहीं होगा. हाँ, हो सकता है. तो इसलिए मैंने बताया कि अगर दोनों के बीच में टेम्परेचर सेम है तो हीट फ्लो कभी नहीं होगा, उधर दे आर कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या पढ़ रहा है, उसके बाद वर्क पढ़ेंगे. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोल रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो बोल रहा है, द टोटल एनर्जी इज कंजर्व. Total energy is conserved. This is based on law of conservation of mass. The total energy is conserved. तो सेकंड में ये क्या बोल रहा है, the sum of all energies in an isolated system is constant. The sum of
all energies, the sum of all energies in an isolated system is constant. आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स ये कुछ एनर्जी या वर्क सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं करेगा, तो इसका एनर्जी कांस्टेंट होगा. सो दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे हम? मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, मैथमेटिकली लिखेंगे du इज इक्वल टू dq प्लस dw, ऐसे लिखेंगे मैथमेटिकली. या ऐसे इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड में, तो आएगा डेल्टा u इज इक्वल टू q प्लस w. q है हीट, w है वर्क और डेल्टा u है चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ओके, तो क्या होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी एक्सचेंज कैसे हो सकता है? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है. वो जो एनर्जी एक्सचेंज होगा दो फॉर्म में होगा. किस फॉर्म में होगा? Q एंड W. इधर सिस्टम सराउंडिंग को एनर्जी दिया या सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी लिया, दो पॉसिबिलिटी है. तो सिस्टम अगर सराउंडिंग से एनर्जी लेगा, सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी लेगा तो किस फॉर्म में लेगा? Q और W के फॉर्म में. तो लेगा तो वो एनर्जी जाएगा कहाँ? वो एनर्जी सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी है उसमें चेंज हो जाएगा. तो क्या लिख सकते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क, हीट प्लस वर्क. तो सम ऑफ हीट एंड वर्क मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर सकता है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर सकता है, दोनों पॉसिबल है. सो दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, क्लियर है? अब ये सेकेंड पॉइंट देखते हैं, सम ऑफ ऑल एनर्जीज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं. आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा? हमारा Q जीरो होगा, W जीरो होगा. क्यों? क्योंकि सिस्टम सराउंडिंग को कोई हीट ना दिया, कोई वर्क दिया, कुछ नहीं, कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं कि मैटर भी एक्सचेंज नहीं किया. Q जीरो W जीरो, Q जीरो W जीरो, तो क्या होगा? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W इज इक्वल टू जीरो. मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो. तो चेंज जीरो मतलब U इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो सम ऑफ ऑल एनर्जीज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट. तो इसका इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, कुछ चेंज नहीं हुआ. क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम का डेफिनेशन ये है कि इट विल नॉट एक्सचेंज एनी एनर्जी नॉर मैटर, नीदर इट विल एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर. तो ये कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेगा, मतलब सिस्टम सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज होता है एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क. सिस्टम कैन exchange energy with surrounding in form of heat and work, in form of heat and work. Okay, so this you remember. So either it can exchange heat or it can exchange work, either heat or work, any form or both. It can exchange both also. So it can give heat, take heat, or
work done by the system or on the system. Either or both possible. So these two way, if it is giving heat and taking heat, its internal energy will change. Okay. So this is first law of thermodynamics. तो isolated system हो गया. Next point number 4 you can write. So have you completed these all writings? Point 3 कौन सा? Sum of all energies in an ice. Point 3 मतलब du equals to dq plus w. हाँ वही. System can exchange energy with surrounding in form of heat and work. So system can give energy or take energy in form of heat and work. So the total heat and work, whatever it is giving, so if it is giving, then it will have loss. And this loss will be equal to heat plus work. And that loss is delta U, that equals to dq plus dw. Suppose it is gaining energy, so work plus heat. So system can gain energy, that gain in energy delta U is equal to work plus heat, dw plus dq. So system when exchanging its energy with the surrounding in form of heat and work, so that sum must be equal to change in internal energy, because system can do exchange heat and work at the expense of its change in internal energy. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा तो जितना चेंज होगा उतना ही वर्क और हीट के फॉर्म में होगा, इधर लॉस होगा या गेन होगा. तो वो जो लॉस या गेन हो रहा है सिस्टम सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, वो किस फॉर्म में हो रहा है? हीट और वर्क. तो हीट और वर्क का सम होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि टोटल एनर्जी तो यहां से एनर्जी लॉस हुआ तो कहां जाएगा? तो कुछ फॉर्म में चेंज होगा ना. एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. तो इफ it is losing energy by change in internal energy delta U, that must be in form of heat and work. So delta U equals to Q plus W. Okay, right? हाँ both only भी possible है जब वर्क जीरो हो जाएगा. अगर हीट जीरो हो गया, एडियाबैटिक प्रोसेस ले लो, एडियाबैटिक में हीट जीरो, तो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ठीक है. तो अगर हम ले ले आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन जीरो. तो वर्क डन जीरो मतलब हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ऐसे होगा. यस. हाँ, डे आफ्टर टुमारो टेस्ट था ना. यस, आयनिक इक्विलिब्रियम का ना. क्वेश्चन बन गया है, मैं देखा नहीं, इसका की देखेंगे एक बार. आई टोल्ड यू 2 dates ना. व्हाट आर दोज डेट्स? और टू डिफरेंट क्वेश्चंस, 2 dates. नहीं तो one I can keep on Monday, another I can keep on Tuesday. ऐसे कर सकते हैं ना. मेंस टाइप का होगा. दो क्वेश्चन मिला के 60 होगा, 40-20. नहीं तो 50 और 20 ऐसे कुछ होगा शायद. 50 इजी क्वेश्चन है, सब इजी है.
जेई मेंस लेवल का है ना, इजी है। देखते हैं, मैं फाइनल होने से मैं बताऊंगा, अभी फाइनल 100% नहीं हुआ। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। और रात में थ्रू आउट डे दे देंगे ना टाइम, तुम लोग जब देना है दे दो। यू कैन गिव एग्जाम थ्रू आउट डे एनी टाइम। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू एमसीक्यू तो इसके बाद, हाँ हाँ हाँ, इन साइक्लिक, एस इन साइक्लिक सिस्टम, साइक्लिक सिस्टम अगर ले रहे हैं, साइक्लिक सिस्टम में क्या है, इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल। तो जो भी स्टेट फंक्शन वो जीरो होगा। स्टेट फंक्शन डेल्टा यू होता है स्टेट फंक्शन, तो डेल्टा यू जीरो होगा। अगर कोई साइक्लिक सिस्टम हम किए तो डेल्टा यू इज जीरो। अगर डेल्टा यू जीरो हो गया, डेल्टा यू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू प्लस डब्ल्यू होगा, तो क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ओके, तो साइक्लिक सिस्टम में अगर हम वर्क कर रहे हैं, इफ यू वर्क इन साइक्लिक सिस्टम, इसका इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। जितना हीट रहेगा वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। हीट और वर्क आर इंटर कन्वर्टेबल। तो साइक्लिक सिस्टम में पार्ट वन लेते हैं। इफ W is less than 0 means work done by the system. Work done by the system. अगर W लेस देन 0 हो गया तो Q क्या होगा, बोलो। Q ग्रेटर देन 0 means heat is absorbed. Heat is absorbed. ठीक है, अगर W ग्रेटर देन 0 हो गया तो हीट इज एब्जॉर्ब। सही है। तो सेकेंड साइक्लिक सिस्टम में अगर हम क्या करेंगे, इफ यहाँ पे देखो W लेस देन 0 तो Q ग्रेटर देन 0 होगा ना। उसके बाद इफ W इज ग्रेटर देन 0, वर्क डन, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम दैट इज Q इज लेस देन 0। अगर W ग्रेटर देन 0 वर्क डन ऑन द सिस्टम करेंगे, Q लेस देन 0 मीन्स हीट इज रिलीज्ड। हीट इज रिलीज्ड। अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस में हम लोग काम कर रहे हैं तो हीट और वर्क जो है उसका साइन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, टोटल हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो इसको देखते हुए साइंटिस्ट सोचे कि हम जितना भी कंबसन कर रहे हैं, मान लीजिए कोई पेट्रोल है, तो पेट्रोल को कंबसन करेंगे, तो पेट्रोल को जब कंबसन करेंगे इसको एक साइक्लिक प्रोसेस में कर देंगे, ताकि पिस्टन एक्सपांड करेगा फिर कंप्रेस करेगा, मतलब इनिशियल फाइनल सेम हो गया। तो इसका जो हीट निकलेगा वो टोटल वर्क में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस में कोई वर्क करते हैं तो हीट इज इक्वल टू वर्क, यही होता है। ओके, हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट देखो कैलकुलेशन ऑफ कंपैरिजन। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वर्क दिख रहा है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट लिखो कंपैरिजन बिटवीन
reversible and irreversible work. Okay, so let us see what is the comparison between reversible and irreversible work. तो कैसे कंपेयर करेंगे? पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिवर्सिबल वर्क क्या है। रिवर्सिबल वर्क अगर जान लोगे तो ये कंपैरिजन कर सकते हो। रिवर्सिबल वर्क means it is done in multiple steps. It is done in multiple steps. हाँ, n टेंस टू इनफाइनाइट ले सकते हैं। n इज वेरी हाई, इनफाइनाइट तो कोई देखा नहीं, n इज वेरी हाई। ठीक है, तो ऐसे अगर करेंगे रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्या है? हाँ, छोटे छोटे स्टेप। इरिवर्सिबल वर्क क्या है? इट इज डन इन वन स्टेप और few steps, very few steps. Number of steps are less. ठीक है, तो ये है डिफरेंस। और भी डिफरेंस है, 5-6 पॉइंट्स है इसमें, तो बेसिक डिफरेंस ये है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हो गया, तो देखो, इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, पिस्टन लेते हैं। ओके, एक पिस्टन ले लेते हैं। तो यहाँ पे पिस्टन है, सिलिंड्रिकल ट्यूब में एक पिस्टन है। पिस्टन आगे पीछे मूव कर सकता है। अब इसका प्रेशर जो है P1 हमारा था 20 एटमॉस्फेयर, इसका वॉल्यूम था 2 लीटर। हम क्या कर दिए, इसका हम एक्सपांशन कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम को मान लो 4 लीटर कर दिए। इसको कांस्टेंट टेम्परेचर में कर रहे हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दो। ठीक है, तो इसका प्रेशर कितना होगा बोलो? टेन एटीएम। ये हमारा एम है। अगर ये वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम हमारा हो गया 5 लीटर, तो इसका प्रेशर कितना होगा? 8 एटीएम होगा। अब इसका वॉल्यूम मान लो हम ले लिए 10 लीटर, तो इसका प्रेशर कितना होगा? 4 एटीएम। ठीक है, तो ये मान लो हमारा इनिशियल है, ये हो गया इनिशियल, ये मान लो हो गया फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल स्टेप में जा सकते हैं या स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां से यहां हम सिंगल स्टेप में जा सकते हैं, डायरेक्ट सिंगल स्टेप में जा रहे हैं। या बोल रहे हो नहीं, यहां से यहां जाएंगे W1 वर्क होगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे W2 वर्क होगा,
और यहाँ से यहाँ जाएंगे, W3 वर्क होगा। 3 स्टेप में हम वर्क कर सकते हैं या डायरेक्ट एक बार में वर्क कर सकते हैं W। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क हम कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या पढ़े, वर्क क्या है? वर्क हम लोग पढ़े, वर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P डेल्टा V। यही पढ़े कि नहीं? वर्क होता है मैग्नीट्यूड ऑफ P डेल्टा V। तो अगर जो भी है प्रोसेस हो रहा है उसको हम PV ग्राफ ड्रॉ किए। हम क्या किए? PV में उसका ग्राफ ड्रॉ किए। ठीक है, तो जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको अगर P और V में ग्राफ ड्रॉ किए, ठीक है, तो ये क्या होगा, इनिशियली 20 और 2 था, P यहाँ पे 20 ले लो, ये इसको 20 ले लो, ये 10 हो जाएगा। 10 है क्या? हाँ है, 10 है। 8 उसके पास होगा और 2 यहाँ कहीं होगा, ये 2 2 8 10। और V कितना है? V 2 4 5 10। V है 2 4 5 10, ऐसे ले लो, 2 4 5 10। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, 20 और 2, 20 और 2 ये पॉइंट है इसका, यहां से 4 और 10 हो रहा, तो ये 4 और 10 मतलब यहां तक हो रहा। प्रेशर 4 है मिनिमम। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे होगा ग्राफ, उसका कर्व आएगा, हाइपरबोला आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सही है। अगर ये बोलेगा कि उसका वर्क बताओ, वर्क कैसे निकालेंगे हम? P और डेल्टा, एरिया अंडर ग्राफ। यस, वेरी गुड, एरिया अंडर ग्राफ। तो इसका एक्चुअल वर्क होना चाहिए एरिया अंडर द ग्राफ। हाँ, P डेल्टा भी मतलब एरिया, इसका जो एरिया होगा वही वर्क होगा, ये हमारा वर्क होना चाहिए। ठीक है, ये एक्चुअल वर्क होना चाहिए। सही है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम वर्क क्या करेंगे? वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ठीक है, P एक्सटर्नल होता है P फाइनल माइनस P फाइनल V2 माइनस V1। अगर हम सिंगल स्टेप वर्क करेंगे, सिंगल स्टेप वर्क करेंगे, सिंगल स्टेप वर्क माने एक स्टेप में वर्क करेंगे, मतलब ये जो बड़ा सा जंप है ना W, सिंगल स्टेप वर्क W कितना होगा? सिंगल स्टेप वर्क होगा माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। माइनस P एक्सटर्नल P फाइनल कितना है? -4, -4 एटमॉस्फेयर V2 माइनस V1 क्या है? P फाइनल, PF इज इक्वल टू P फाइनल V2 माइनस V1। V2 कितना है? 10 माइनस V1, 10 माइनस 2, 10 माइनस 2, ये आएगा आंसर। ओके, तो सिंगल स्टेप वर्क होगा -4 और 10 माइनस 2। P एक्सटर्नल P फाइनल होगा, नहीं तो वो एक्सपेंशन कैसे होगा? मतलब अगर बाहर का प्रेशर हम फाइनल प्रेशर लेंगे तभी तो एक्सपांड करेगा, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा। बाहर का प्रेशर अगर 4 एटमॉस्फेयर करेंगे तब तो एक्सपांड करेगा ना। अगर बाहर का प्रेशर 20 एटमॉस्फेयर है, अंदर का प्रेशर 20 एटमॉस्फेयर है, तो क्या एक्सपांड करेगा? नहीं करेगा ना। बोलो, अंदर का बाहर का प्रेशर सेम हो गया, क्या एक्सपांड होगा? नहीं होगा। तो इधर बाहर का प्रेशर कम कर दो, एक्सपांशन होगा, या अंदर का प्रेशर बढ़ा दो, एक्सपांशन होगा। हम क्या किए, बाहर का प्रेशर को कम कर दिए तो एक्सपांशन होगा। तो एक्सपांशन होगा तो एक्सटर्नल प्रेशर को क्या लिखेंगे हम? 4 एटमॉस्फेयर लिखेंगे ही ना। ठीक है, तो ये 4 एटमॉस्फेयर 10 माइनस 2 आ रहा है। तो अभी हम ग्राफ में देखते हैं कैसे दिखता है। आना तो चाहिए ऐसे, वर्क कैसे आना चाहिए हमारा? ये जो ग्राफ दिख रहा है ना,
ये ग्राफ की तरह वर्क आना चाहिए, इतना वर्क होना चाहिए। अब हम देखते हैं इसमें से कितना वर्क आ रहा है, कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो कितना हो रहा है देखते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं छोटा सा ग्राफ देख लेते हैं। अब उसका जो वैल्यूज है हम ले लेंगे यहाँ पे, ये P है, ये है V, ठीक है। विथ पेशेंस देखो, ये चीज कभी आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट में है, तो इसीलिए थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इसको अच्छे से समझ लिए तो दो सब्जेक्ट का क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। और केमिस्ट्री में ज्यादा है, फिजिक्स में कम है, तो केमिस्ट्री में पढ़ लिए तो फिजिक्स में तो कर ही लोगे क्वेश्चन, लेकिन फिजिक्स में पढ़ लिए तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन, क्योंकि फिजिक्स में वो लोग फर्स्ट लॉ ही पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, और साथ साथ थर्मो केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, जीरोथ लॉ है, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल नहीं है, केमिस्ट्री में भी नहीं है न्यूमेरिकल, लेकिन सेकेंड थर्ड लॉ नहीं है, वो लोग पढ़ते नहीं है। तो पी का वैल्यू कितना है, 4 एटमोस्फियर है, हमारा 4 है, यहाँ 4 ले लेते हैं, इसका डबल ले लो 8, 8 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा 10, 10 यहाँ 20 ले लो, ये 20 ले लो, ये 4, ये 8 हो गया। और वॉल्यूम कितना लेंगे हम, 2 4 5 10, इसको ले लो 2 4 5 यहाँ होगा, 10 यहाँ पे होगा 10। तो हमारा ये जो वैल्यू है 4 एटमोस्फियर 10 - 2, 4 एटमोस्फियर मतलब यहाँ से ये इतना वैल्यू, ये वाई एक्सिस का वैल्यू है 4 एटमोस्फियर, एक्स एक्सिस का वैल्यू 10 - 2 करना है, तो 10 ये फुल है, -2 ये, तो ये दोनों का डिफरेंस है 10 - 2, तो इतना आएगा, ये जो वैल्यू में विड्रॉ कर रहा हूँ ना, इतना आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो कितना वैल्यू आएगा, ये जो मैं एरिया ड्रॉ किया ना, इतना आएगा। समझ में आया कि नहीं, इतना आएगा। ये वर्क हो गया हमारा इरिवर्सिबल वर्क, सिंगल स्टेप वर्क, ये सिंगल स्टेप वर्क हो गया, सिंगल स्टेप वर्क मतलब एग्जाम के लिए तैयारी किए, एक बार पढ़े हम लोग, एक बार का पढ़ेंगे तो इतना वर्क होगा, लेकिन हम एग्जाम बोल रहा कि तुम इतना पढ़ोगे तब जाके तुम्हारा फुल मार्क्स आएगा। इसका नीचे अब बोलो, एरिया अंडर दिस कर्व इज मोर और दिस एरिया इज मोर, कर्व कैसा था, कर्व अगर करोगे तो कर्व ऐसे आएगा, ये आएगा कर्व, ठीक है। तो एक्चुअल वर्क से कम हो गया, सही है कि नहीं, बोलो। हम्म। अब ये जो वर्क हम कर रहे हैं, याद रखो, ये हम लोग एक्सपांशन वर्क कर रहे हैं, कौन सा वर्क कर रहे हैं, एक्सपांशन वर्क कर रहे हैं, एक्सपांशन ही हो रहा है ना, प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो एक्सपांशन ही हो रहा है। तो अगर सिंगल स्टेप में वर्क करोगे तो इतना वर्क आएगा, लेकिन एक्चुअल वर्क इतना होना चाहिए, सही है कि नहीं। अब इसको हम 3 स्टेप में करेंगे, मतलब एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम 3 बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लिए, एक बार रिवीजन कर लिए, और एक बार न्यूमेरिकल बना लिए, और फोर्थ टाइम एग्जाम से पहले रिवाइज कर लिए, तब देखते हैं वर्क कितना होता है। क्लियर है, बोलो। तो हम देखते हैं W1, पेशेंटली देखो, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए। तो W1 देखो, W1 कितना होगा, यहाँ ये दोनों में से W1, ये दोनों में W1 होगा -P एक्सटर्नल, V2 - V1 होगा, तो V2 - 1 होगा।
हाँ अभी देखो, तो ये वर्क पी एक्सटर्नल क्या होगा, यहां से यहां जा रहे हैं तो इसका पी एक्सटर्नल है, तो पी फाइनल P2 कितना है 10, 10 एटमोस्फियर इंटू V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 होगा 4 लीटर माइनस 2 लीटर। ठीक है, क्लियर है। V2 माइनस V1 होगा 4 लीटर माइनस 2 लीटर, तो ये होगा 10 एटमोस्फियर 4 लीटर माइनस 2 लीटर, ये W1 हो गया। समझ में आएगी नहीं? हाँ, V2 माइनस V1 किए तो 4 माइनस 2, हाँ माइनस यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, ठीक है, ये W1 हो गया। ऐसे ही W2 कितना होगा बोलो, W2 कितना होगा, माइनस यहां से यहां जाएंगे ना, यहां से यहां जाएंगे, पी पी एक्सटर्नल इसका पी फाइनल होगा 8, V2 माइनस V1 ये होगा माइनस 8 एटमोस्फियर इंटू 5 माइनस 4, 5 माइनस 4। ठीक है, W3 क्या होगा, W3, तो W3 क्या होगा, यहां से यहां जाएंगे W3, तो P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 इज इक्वल टू क्या होगा, P एक्सटर्नल कितना है -4, V2 माइनस V1 कितना होगा 10 माइनस 5। तो इतना हो गया वर्क, समझ में आया कि नहीं? W1 W2 W3 समझ में आया सबको? तो मतलब एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं हम, एक बार तैयारी किए थे, एक बार पढ़ लिए, हमारा मेमोरी अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग अच्छा है। ठीक है, समझ के एक बार पढ़ लिए, एग्जाम देने जा रहे हो बस। अब क्या कर रहे हो, नहीं एक बार पढ़ने से भूल सकता है, तो एक बार पढ़े, एक बार रिवीजन किए, एक बार न्यूमेरिकल बनाए, ऐसे करके उसको 3 बार पढ़ के एग्जाम देने जा रहे हो। अब देखते हैं इसका एग्जाम में परफॉर्मेंस क्या होता है। तो W1 हम लोग लेते हैं, ये ग्राफ में W1 लेते हैं। W1 क्या है, W1 है -10 इंटू 4 माइनस 2, तो -10 यहाँ पे 10 यहाँ पे है, तो 10 ये वाला 10, 10 इंटू 4 माइनस 2, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक ले लेते हैं 4, यहाँ पे एक लेते हैं 5 भी था ना, 5 यहाँ ले लेते हैं। तो ये बोल रहा कि 10 इंटू 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 मतलब ये, तो ये जो पर्सन है, देखो ध्यान से देखो, ये जो पोर्शन है 4 माइनस 2, और ये जो पोर्शन यहाँ से ये जो पोर्शन है 10, तो ये बोला कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएगा, इतना आएगा ना, ये वाला चीज आएगा ना, बोलो ऐसे आएगा, आएगा कि नहीं? हाँ, अच्छा 10 कर रहे हैं ना, ठीक, 10 कर रहे हैं, सही है, ऊपर ले लेंगे कोई बात नहीं है, यहाँ तक ले लेंगे। तो ये वाला पोर्शन हमारा होगा W1। ठीक है, ये वाला पोर्शन हो गया W1। ठीक है, अब W2 क्या दिया, W2 दिया -8 इंटू 5 माइनस 4, तो ये -8, ये 8 यहाँ तक है, 10 यहाँ तक है, तो 8 इंटू 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 यहाँ तक है, यहाँ तक है, तो W2 क्या होगा, ये वाला पोर्शन आएगा, ये हो गया हमारा W2। समझ में आया कि नहीं, बोलो। ये फर्स्ट वाला जो कॉलम है इसको W1 लिखेंगे, सेकेंड वाला कॉलम है W2, ये हो गया W2, ये हो गया W1, सही है कि नहीं, बोलो। ये आ गया। अब W3 क्या बोल रहा है, W3 बोल रहा है -4 इंटू 10 माइनस 5,
4 4 है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 4 इंटू 10 - 5, तो 10 और 5 ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन यहाँ तक कर लो, मतलब यहाँ तक कर लो, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है। सो 3 स्टेप में ये कॉलम W1, ये कॉलम W2, ये कॉलम हो गया W3। समझ में आया? एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, मतलब जितने बार पढ़ाई ज्यादा करोगे एग्जाम में उतना अच्छा करोगे, क्योंकि रिवीजन होगा तो याद हो जाएगा ना माइंड में। तो एक बार पढ़ोगे तो कितना आया था, वो हमारा रेड कलर में आया था, देखो याद है, रेड कलर में छोटा सा कॉलम आया। अगर 3 बार पढ़ेंगे, एक बड़ा आएगा, फिर छोटा, तीनों को ऐड करेंगे, तो तीनों को ऐड करने से तीनों का एरिया एक बार में जितना आया था उससे ज्यादा आ रहा है। क्या सही है कि नहीं? सही है ना? तो अगर एक बार में वर्क होगा ऐसे, 3 बार में वर्क होगा ऐसे, अगर मैं उसको 10 बार में वर्क करूंगा या 20 बार में वर्क करूंगा तो कितना होगा? तो ये बढ़ते जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा, है कि नहीं? तो मैं नेक्स्ट पेज में चलूं, यहां तक कर लिए सब लोग? समझ में आए कि नहीं, बोलो सब लोग। ये देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इतना ही डिफिकल्ट नहीं है। मतलब जितना नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ रहा है उतना वर्क बढ़ रहा है, उतना एरिया बढ़ रहा है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में जाता हूं। तो अब अभी हम लोग यहाँ से क्या समझे, तो मैं फिर से उसको रिकैप कर लेता हूं। अभी हम लोग ये समझे, अगर हमारा कर्व ऐसा होता है, ऐसे आता है, ये कर्व ऐसे आता है, और अगर हम इसको सिंगल वर्क करते हैं, एक बार ही वर्क करते हैं, तो इसका वर्क ऐसे आया, सिंगल स्टेप वर्क इतना आया, ठीक है। अब इसको मल्टी स्टेप वर्क कर रहे हैं, तो ये सब कितना आ रहा है, ऐसे करके आ रहा, ऐसे आ रहा है वर्क। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कितना स्टेप है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टेप वर्क। तो ऐसे करते करते जाओगे तो ये ऊपर तक जाएगा, ठीक है। अगर मान लो इसको हम इनफाइनाइट वर्क करेंगे, इसको हम इनफाइनाइट वर्क करेंगे, तो सपोज ये है हमारा ग्राफ, अगर इसको हम इनफाइनाइट वर्क करेंगे, ऐसे आएगा ये सब। ये बी है, ये भी है, ये बी है, ये है बी, ये बी है, ये है बी। ये हो गया सिंगल वर्क, सिंगल स्टेप वर्क। ये हो गया मल्टी स्टेप्ड वर्क। ये n टेंस टू इंफिनिटी, बहुत ज्यादा है। तो ये क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व। क्या बोलो? तो ये रिवर्सिबल वर्क है। हाँ, हाँ, ये इंटीग्रल ऑफ पीडीवी, रिवर्सिबल वर्क।
ये हो गया रिवर्सिबल वर्क, ये हो गया इरिवर्सिबल वर्क। ओके, और ये हम लोग ले रहे हैं फॉर एक्सपांशन ओनली, कंप्रेशन नहीं लिया हम, एक्सपांशन लिए, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम अगर करते हैं तो रिवर्सिबल वर्क ज्यादा होगा, इरिवर्सिबल वर्क क्या होगा, कम होगा। समझ में आया? क्लियर है? तो ये हम लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क रिवर्सिबल is greater than magnitude of work irreversible for expansion। क्लियर है? माने ज्यादा काम होगा, अगर कोई चीज है डिफिकल्ट है, उसको 10 बार रिवीजन कर लिए तो उसमें जितना एफिशिएंसी ऑफ वर्क होगा, एग्जाम में जितना मार्क्स आएगा, उसको एक बार पढ़ के जा रहे हो, सेम स्टूडेंट एक बार पढ़ के जा रहा, तो उससे कम मार्क्स आएगा। तो obviously reversible work is more in magnitude, we are not seeing the sign, we are seeing magnitude only, तो reversible work is more। साइन देखोगे तो फिर साइन गड़बड़ हो जाएगा, हमें मैग्नीट्यूड देखो, तो मैग्नीट्यूड में रिवर्सिबल वर्क ज्यादा आएगा। क्लियर है? ओके। हम्म। ये जो है सिंगल स्टेप वर्क हो रहा है, तो ये रिवर्सिबल हो रहा है, माने इनिशियल फाइनल से में एक स्टेप में हुआ, तो ये इरिवर्सिबल है, माने सडनली हुआ। और ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, ये हो रहा है स्लोली, ये दोनों ही रिवर्सिबल है, ये थोड़ा कम रिवर्सिबल है, ये मैक्सिमम रिवर्सिबल है। ये स्लोली हो रहा और मल्टी स्टेप में हो रहा है, तो इसलिए ये रिवर्सिबल है। ओके। तो नंबर ऑफ स्टेप बढ़ते जाएगा, तो नंबर ऑफ स्टेप अगर बढ़ बढ़ के जाएगा, तो अगर बहुत ज्यादा स्टेप होगा तब रिवर्सिबल कहलाएगा। नहीं नहीं तो क्या होगा, इसका एरिया लोगे तो ये बीच में जो गैप है, वो गैप हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ये जो गैप ले रहे हैं नहीं। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, इस पे फिर आएंगे, हम लोग का कंप्रेशन वर्क भी है, वो कंपैरिजन बाद में करेंगे। एक्सपांशन वर्क ये हो गया, तो उसके बाद और कुछ फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं।
ये कंप्लीट हो गया? बोलो, इज इट कंप्लीटेड? तो उसके बाद नेक्स्ट लिखो, इंटरनल एनर्जी हम लोग पढ़ लिए। तो U इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है। तो मैथमेटिक्स में एक होता है डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन एक है मैथमेटिक्स में, ये शायद तुम लोग 12th क्लास में पढ़ोगे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन है, अगर कोई फंक्शन दो वेरिएबल का फंक्शन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी यू इज इक्वल टू डेल्टा यू और डो यू बाई डो टी। हाँ, एफ मीन्स फंक्शन, डेल्टा यू डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम टी टी। हाँ, जो लिखो पहले लिखो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो डेल्टा यू बाई डेल्टा वी टी डी वी एस। हाँ, बोलो। अभी कुछ फॉर्मूला डिराइव होगा, इंटरनल एनर्जी का कुछ फॉर्मूला डिराइव होगा। अच्छा, मैं पहले एम लिख दूं क्या? एम लिख दो, एम। एम एक क्वेश्चन में दे रहा हूं। तो एम है, एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी बी एम डेल्टा टी। ये डेरिवेशन करना है। लेकिन क्या है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। ये फॉर्मूला जो है वैलिड फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस फॉर, हाँ, सॉलिड हाँ। हम्म, देखो, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस में सॉलिड लिक्विड के लिए ये वैलिड है, ये करेक्ट है, ठीक है। लेकिन फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस में, फॉर आइडियल गैस एट एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस ले लो, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा? ये फॉर्मूला है इंटरनल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें। तो इंटरनल एनर्जी तो पढ़ लिए, अब क्वेश्चन ये है, हाउ हाउ कैन यू फाइंड इंटरनल एनर्जी चेंज। तो U is difficult to measure but delta U is measurable, delta U is क्या, मेजरेबल। तो डेल्टा U को हम लोग मेजर कर सकते हैं। अगर डेल्टा U को मेजर कर सकते हैं तो डेल्टा U कैसे मेजर करेंगे, क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला यहाँ पे मैंने बताया, डेल्टा U इज इक्वल टू सी बी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन हम करेंगे। दूसरा चीज है कि डेल्टा यू एन सी बी डेल्टा टी होगा फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, अगर उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है सॉलिड और लिक्विड के लिए। आइडियल गैस लेंगे तो कोई भी प्रोसेस में ये वैलिड है। समझ में आया? तो इंटरनल एनर्जी तो हम पढ़ लिए, लेकिन कैलकुलेट कैसे करें, हाउ कैन यू कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी, इज इट क्लियर? टेल मी।
तो इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये है ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा। ओके, तो और एक बात है, इंटरनल एनर्जी क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी लिखो, सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। अभी डिराइव कर रहे हैं हम। तो कोई पूछा है एम बताइए सर, मैंने एम बताया कि ये फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। तो कैसे करेंगे अब देखो। तो उससे पहले पढ़ लो सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी से क्या हमें फायदा मिलेगा? सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी ये है कि क्यू भी इज इक्वल टू डेल्टा यू, मतलब हीट एनर्जी, हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, heat energy at constant volume is equal to change in internal energy। समझ में आया? मतलब अगर कोई भी सिस्टम में हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम में, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो चेंज क्या होगा? उसका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, मतलब क्यू बी इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला हम लोग फर्स्ट लॉ से प्रूव कर सकते हैं। कैसे? डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, है कि नहीं? अब डी क्यू को क्या लिख सकते हैं? डी क्यू को लिख सकते हैं माइनस पी डी वी, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डी वी जीरो। ठीक है, तो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ब्रैकेट करके वी लिख दो, हो गया। अब दोनों में इंटीग्रेशन करो। हाँ हाँ, और उसमें आ रहे हैं आ रहे हैं। डायरेक्टली करने से नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी यू एक स्टेट फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी यू को हम लिखेंगे डेल्टा यू। स्टेट फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, लेकिन क्यू जो है वो है पाथ फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू को हम लिखेंगे क्यू। तो ये फॉर्मूला हो गया, मतलब क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स टू डेल्टा यू। तो इंटरनल एनर्जी का सिग्निफिकेंस आ गया और एक फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इंटरनल एनर्जी का सिग्निफिकेंस आ गया और एक फॉर्मूला आ गया। सिग्निफिकेंस मतलब इंटरनल एनर्जी क्या बोलना चाह रहा है? इंटरनल एनर्जी ये बोलना चाह रहा है कि हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट एनर्जी सप्लाई करोगे, वो पूरा का पूरा हीट एनर्जी इसका इंटरनल एनर्जी चेंज कर देगा, वही उसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, मतलब क्यू बी इक्वल टू डेल्टा यू, उसको प्रूव करना है, उसको फर्स्ट लॉ से हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ से हम ले लिए, फ्रॉम फर्स्ट लॉ डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ से लिए। डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू फर्स्ट लॉ से ले लिए, ले लिए। अब डी डब्ल्यू को माइनस पी डी बी लिख दिए, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डी वी जीरो हो गया, तो डी क्यू इक्वल टू डी यू हो गया। इंटीग्रेट कर लिए तो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू आ गया। सही है, बोलो। अब नेक्स्ट ये फॉर्मूला प्रूव करते हैं और उसके बाद मैं बताऊंगा आगे का चीज। ठीक है, यहां तक हो गया, कंप्लीटेड।
हो गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हम लोग क्या पढ़े थे, सी बी पढ़े थे। व्हाट इज सी बी? सी बी हम लोग पढ़े थे, सी बी हीट कैपेसिटी क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम पढ़े थे सी बी, ठीक है। लेकिन अभी अभी हम लोग पढ़े डी क्यू, हम अभी अभी पढ़े डी क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डी यू, पढ़े कि नहीं, पढ़े कि नहीं? तो इसको हम लिख सकते हैं डी यू बाय डी टी, लिख सकते कि नहीं? डी क्यू बी इज डी यू, अभी अभी हम लोग पढ़े नहीं, तो इसको डी यू लिख सकते हैं, इसको लिख दिए तो हमारा क्या हो गया, डी यू इज इक्वल टू सी बी डी टी हो गया, ठीक है। तो डी यू सी बी डी टी हो गया, लेकिन सी बी क्या होता है, एन सी बी एम डी टी होता है कि नहीं, बोलो। तो सी बी हो गया एन सी बी एम डी टी। सीबीएम माने हीट कैपेसिटी पर मोल, सीबीएम मीन्स, हाँ, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी पर मोल, सीबीएम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। सीबी क्या है, एन मोल, सही है। तो डी यू इतना हो गया, तो इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों में, तो क्या होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा, एन सी बी एम डेल्टा टी, सही है कि नहीं? तो डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी बी एम डेल्टा टी, ठीक है। तो ये तभी होगा इफ CBM is temperature independent। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। ये तभी होगा अगर CBM टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, अगर नहीं है तो बोलो, if CBM is temperature, yes, yes, CBM is temperature dependent। अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा तो अंदर चला जाएगा, तो टेम्परेचर का फंक्शन तो होगा, तो CBM इज इक्वल टू लिख लो x प्लस वाई टी प्लस जेड टी स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा। अगर CBM टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो उसका डिपेंडेंसी इक्वेशन आएगा, तो इक्वेशन आएगा तो पुट कर दो, ओके। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डी यू इज इक्वल टू, हाँ हाँ उस टाइप का। अगर CBM टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा तो ये आ जाएगा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट लेंगे, अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट लेंगे तो CBM का इक्वेशन होगा टेम्परेचर के साथ, ये इक्वेशन है। तब इसको कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, तब डी यू का इंटीग्रेशन डेल्टा यू इज इक्वल टू एन कॉमन, और टेम्परेचर जो होगा वो टेम्परेचर T1 T2, तो क्या लिखेंगे, x इंटू T2 माइनस T1 प्लस y इंटू T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर बाई 2 प्लस z इंटू T2 क्यू माइनस T1 क्यू बाई 3, और ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन आउट नहीं लेना है, एक दो लेके छोड़ देना है, ठीक है। तो डेल्टा यू को हम लोग इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्चुअली, हाँ जनरल फॉर्म है। कोई अगर पॉलिनोमियल, कोई अगर किसी किसी के साथ डिपेंडेंट है,
सारा डिग्री रहेगा, लेकिन 3 तक लेके फिर छोड़ देंगे हम। ऐसे। हाँ, लेकिन हम लोग क्या अप्रोक्सीमेशन मानते हैं, एक्चुअली टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि ये सब वैल्यू बहुत कम आएगा, नेग्लिजिबली स्मॉल आएगा। तो हम लोग डेल्टा यू इक्वल टू एन सी पी एम डेल्टा टी ले लेते हैं। हम क्या लेते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू सी बी डेल्टा टी। तो सी बी डेल्टा टी को हम लिख देंगे सी बी टी टू माइनस टी वन। मैं सी बी एम सी बी ले लिया, ये वाला ले लिया, ठीक है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मैंने ले लिया। तो डेल्टा यू को क्या लिख सकते हो, यू टू माइनस यू वन लिख सकते कि नहीं, बोलो। तो यहां से एक फॉर्मूला आया, सी बी इज इक्वल टू यू टू माइनस यू वन डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन। ओके, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। सही है कि नहीं, बोलो। हाँ, जब इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन हमारा जेई सिलेबस में इंडिपेंडेंट ही लेता है। जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला है डिपेंडेंट है, तब तक इतना कॉम्प्लिकेटेड मत जाओ। हम क्वेश्चन आएगा इससे। हाँ, प्रैक्टिकल ये एक्चुअल में टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये फैक्ट है, ये ट्रूथ है। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मान दे लेते हैं, क्योंकि ये 1 से 5% डिफरेंस होगा। ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है उससे जो वैल्यू आएगा, और इस वैल्यू में 5% से कम डिफरेंस आता है। तो हम लोग इंडिपेंडेंट मान के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, चेंज बहुत कम है, बहुत ही कम आएगा। तो क्वेश्चन क्वेश्चन हाँ, इसका क्वेश्चन न्यूमेरिकल है ना, इसका न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल है, इसका न्यूमेरिकल आएगा, मैं बताऊंगा, किंतु क्योंकि जो जो न्यूमेरिकल है उसमें और भी कुछ फॉर्मूला ऐड होगा, उसके बाद वो न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं। वो है किरचॉफ इक्वेशन। तो ये इंटरनल एनर्जी कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं। ये डेरिवेशन है, बस कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में फॉर्मूला पुट करके आंसर करना है, ठीक है। हम्म। नहीं नहीं, किरचॉफ का बहुत इक्वेशन है। किरचॉफ फिजिक्स में काम किया, मैं इधर केमिस्ट्री में बहुत सारा चैप्टर्स में काम किया। हाँ, तो इसका आएगा, मैं पढ़ाऊंगा अभी। नहीं 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 नहीं, वो एंथैल्पी नहीं है। किरचॉफ इक्वेशन, वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वेरियस वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर फॉर ए गिवन रिएक्शन, वही बताया किरचॉफ इक्वेशन। तो अभी अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ाया, इंटरनल एनर्जी। समझ में आया कि नहीं। तो इसके बाद देखते हैं कि ये जो इंटरनल एनर्जी है, वो इंटरनल एनर्जी एक चीज है कि ये जो फॉर्मूला हम लोग लिए, ये आइडियल गैस का कोई भी प्रोसेस में हो सकता है, ठीक है। लेकिन सॉलिड लिक्विड के लिए ये खाली आइसोकोरिक प्रोसेस में होगा, ठीक है। तो ये मैंने शायद यहाँ पे लिखा ना। हाँ, ये लिखा, ये वाला चीज देखो, ये वाला चीज।
ये वाला चीज, ठीक है। ये चीज, हाँ उसका प्रूफ है। ये जो है ना, इसका प्रूफ हम लोग कर सकते हैं। इसका प्रूफ के लिए ये चाहिए, ये चीज चाहिए, वो मैं स्टार्ट कर रहा था वहीं पे। मतलब समझ में आया क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सी बी एम डेल्टा टी, ये हम लोग आइडियल गैस का कोई भी प्रोसेस में ले सकते हैं, लेकिन अगर सॉलिड और लिक्विड होगा, इसको हमें आइसोकोरिक प्रोसेस में ही लेना है। और दूसरा प्रोसेस में ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, क्योंकि सी भी कांस्टेंट वॉल्यूम है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? सी बी मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लेकिन आइडियल गैस के लिए ये कोई भी प्रोसेस हो, ये वैलिड है, ठीक है। क्यों ऐसा है, वाई? ये डेल्टा यू इक्वल्स टू एनसीबीएम डेल्टा टी, इसमें सीबी क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये जो फॉर्मूला है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में होना चाहिए। लेकिन ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, वो सॉलिड लिक्विड गैस आइसोकोरिक प्रोसेस में होगा, लेकिन आइडियल गैस लेंगे तो कोई भी प्रोसेस में ये फॉर्मूला वैलिड है। एनी प्रोसेस, isothermal, adiabatic, isocoric, isobaric, cyclic, reversible, irreversible, for all process this formula is valid। लेकिन सॉलिड लिक्विड ओनली आइसोकोरिक प्रोसेस में वैलिड है, ऐसा क्यों, वाई? तो इसका प्रूफ कोई भी किताब से नहीं मिलेगा, खाली दो तीन किताब, एक दो किताब से मिलेगा, बाकी सब में इसका प्रूफ नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, नहीं, सॉलिड का आइसोकोरिक प्रोसेस में ये वैलिड है। आइसोकोरिक प्रोसेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ऑफ लिख दो, नहीं तो ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड का आइसोकोरिक प्रोसेस में ये फॉर्मूला वैलिड है, लेकिन आइडियल गैस में कोई भी प्रोसेस लो, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, कोई भी प्रोसेस लो, ये फॉर्मूला वैलिड है। क्यों ऐसा है, बोलो? हाँ, हाँ, हम्म। आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन सॉलिड लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हम्म। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने से क्या होगा? अगर टेम्परेचर हम अगर हम लोग क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम चेंज करेंगे, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। लेकिन इसका केस में वॉल्यूम चेंज करने से इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं आएगा, ठीक है। वो प्रूफ देख लो, प्रूफ देख लो, तो उसके बाद हम समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट मैथमेटिकल प्रूफ है इसका। तो क्वेश्चन ये है कि, हाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी को फंक्शन ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम रख देंगे।
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मैथमेटिक्स का रूल है। कोई अगर फंक्शन ऐसे होता है, दो वेरिएबल का होता है, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन ऐसे लिखते हैं, डी यू इज इक्वल टू डेल्टा यू बाय डेल्टा टी कांस्टेंट वॉल्यूम डी टी प्लस डेल्टा यू बाय डेल्टा वी कांस्टेंट टेम्परेचर टी वी। हाँ, तो इसमें देखो डी यू क्या होगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा यू हो रहा है, क्योंकि ये डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी बी कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा यू डी यू हो रहा है कि नहीं। तो कोई कोई इंटरनल एनर्जी चेंज को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये रूल है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल है। हाँ, ये मैथ्स में समझ में आएगा, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल है। हाँ हाँ, कई बार आएगा, ये 12th क्लास में ऐसे बहुत है, वो फिजिक्स में भी है ये सब। तो हाँ, वो लेते हैं, हम लेते हैं, एक एक करके लेते हैं। तो ये इसका एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है। अब मान लो हम दो केस लेंगे, केस वन फॉर सॉलिड, लिक्विड और गैस, कुछ भी ले लो, इन आइसोकोरिक प्रोसेस ले लो, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब क्या होगा, डी वी इज इक्वल टू जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, डी वी जीरो। तो डी वी जीरो होने से हमारा जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन वन लिख दो। सो इक्वेशन वन बिकम्स, क्या होगा, डी यू इज इक्वल टू डेल्टा यू बाय डेल्टा टी वी डी टी, ऐसे होगा ना। और डेल्टा यू बाई डेल्टा टी हमारा क्या था, सी बी था ना, बोलो, सी बी था। तो डी यू हो गया सी बी डी टी, आइसोकोरिक प्रोसेस में डी यू सी बी डी टी हो गया, क्योंकि ये सेकेंड टर्म जीरो हो गया। तो डी यू सी बी डी टी है, तो हमारा हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू सी बी डेल्टा टी, लिख सकते कि नहीं, और दिस इक्वल टू एन सी बी एम डेल्टा टी। सही है कि नहीं, बोलो। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो हम लोग सेफली लिख सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी ले लो, सेफली इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेकेंड टर्म जीरो हो गया। लेकिन फॉर आइडियल गैस, क्योंकि पहले हम डिफाइन किए ना, सी वी ऐसे होता है ना, सी वी क्या होता है, डी डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। लेकिन अभी अभी लास्ट में देखे डी क्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी यू होता है ना, देखे ना। तो इसीलिए डी यू बाई डी टी को सी बी लिख दिए। हाँ, आ, हम्म, नहीं नहीं, आइडियल गैस के लिए आएगा। फॉर, हाँ आएगा 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 आएगा। फॉर आइडियल गैस नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर U इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों ऐसा, क्योंकि U क्या होगा, ट्रांसलेशनल एनर्जी होता है 3/2 RT, ऐसे वाइब्रेशनल एनर्जी भी ऐसे होगा, 5/2 RT ऐसे कुछ रहेगा।
डिग्री ऑफ फ्रीडम कांस्टेंट रहेगा। तो सब चीज उसका टेम्परेचर डिपेंडेंट है। लेकिन एक होता है इंटरनल एनर्जी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो इसलिए यू कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट होने से यू कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, यू कांस्टेंट है। तो अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट में वॉल्यूम को चेंज करेंगे तब इसका यू चेंज नहीं होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम को चेंज करेंगे, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा, ये जीरो होगा फॉर फॉर एनी प्रोसेस, क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। समझ में आया कि नहीं? मतलब ये बोल रहा है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन है। अगर हम वॉल्यूम चेंज करेंगे, इंटरनल एनर्जी का कोई चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर चेंज करेंगे तभी इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। ये टी लिखा है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये बी लिखा है मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगा। तो वॉल्यूम चेंज करने से इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। मतलब डी बाई डी वी ऑफ यू इज जीरो। समझ में आ रहा है? इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यू इज कांस्टेंट, डी बाई डी वी ऑफ यू मींस इज कांस्टेंट। तो इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने से ये जीरो आएगा। सही है कि नहीं? क्योंकि यू का डेफिनेशन क्या था? ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, और उसका क्या था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो जीरो होगा ना इसका। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होगा तो यू कांस्टेंट होगा। हाँ, लेकिन अगर रियल गैस लेंगे, अगर इस जगह हम रियल गैस लेंगे, फॉर रियल गैस डिपेंडेंसी आएगा, ये जीरो नहीं होगा। अगर उसका वॉल्यूम चेंज करोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वॉल्यूम कितना भी चेंज करो, उसका इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। याद रखो, अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तभी इंटरनल एनर्जी चेंज होगा आइडियल गैस में। रियल गैस में वॉल्यूम चेंज करने से इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा। सॉलिड में भी अगर वॉल्यूम चेंज करोगे, उसका इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होगा कि नहीं, बोलो? लिक्विड में अगर उसका वॉल्यूम चेंज करोगे, लिक्विड को एक्सपांड कर दोगे, तो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होगा कि नहीं? होगा। लेकिन आइडियल गैस में उसका तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। अगर उसका वॉल्यूम चेंज करोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो नहीं है, जीरो है। लेकिन रियल गैस में है। ठीक है? तो इसीलिए ये बोला कि आइडियल गैस में इसको अगर जीरो मान लिए, ये जो सेकंड टर्म है ये वाला जीरो हो गया। डी भी जीरो हो ना हो उससे मतलब नहीं है, ये हमेशा जीरो होता है। दिस इज जीरो फॉर एनी प्रोसेस, फॉर एनी प्रोसेस। हाँ, इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी को हम लोग 3/2 kT, 2/2 kT, नहीं तो 5/2 kT ऐसे करके एक्सप्रेस करते हैं। जो ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल सब फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। ठीक है? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है। लेकिन आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या? नहीं है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इंटरनल एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा। तो जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगा। इसका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। तो इस केस में कोई भी प्रोसेस ले लो, तो ये क्या होगा, एनी प्रोसेस ले लो, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जीरो हो गया, ये वाला टर्म जीरो हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? डी यू इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई डेल्टा टी वी डी टी इज इक्वल टू सी वी डी टी। तो डी यू इज सी वी डी टी, तो हम लोग क्या लिखेंगे? डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू एन सी वी एम
डेल्टा टी। ये आइडियल गैस का कोई भी प्रोसेस में हम ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसका जो प्रूफ है कोई पढ़ाता नहीं है, क्योंकि ये जो प्रूफ है ये क्रिटिकल है थोड़ा सा, ये कोई बुक में भी लिखता नहीं है। ये तुम लोग केएल कपूर एक किताब है, उसमें देखोगे तो मिल जाएगा। लेकिन ये डाउट स्टूडेंट का होता है, तो स्टूडेंट मेरे को पूछता है, जो अच्छा स्टूडेंट उसका डाउट होगा, उसका मन में ये क्वेश्चन आएगा, सर ये जो फॉर्मूला हम ले रहे हैं इसमें सीवी मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये फॉर्मूला आइसोकोरिक प्रोसेस में होना चाहिए, लेकिन आप आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, सब प्रोसेस में ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं? ये जो अच्छा स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट्स बढ़िया रैंक लाते हैं, वो लोग हर साल मेरे को पूछते हैं, और मैं जब ये पढ़ाता हूँ उसके बाद वो लोग नहीं पूछते। ये उसका प्रूफ है, मैं पहले पढ़ा दिया, तुमको बोल दिया। ये जब तक कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा तब तक स्टूडेंट का मन में ये, जो अच्छा स्टूडेंट है उनका मन में आएगा, जो अच्छा स्टूडेंट नहीं है वो लोग फॉर्मूला रट के अप्लाई कर देगा, लेकिन उनका मन में आता है, सर इस तो ये तो आइसोकोरिक प्रोसेस में होना चाहिए फॉर्मूला, लेकिन आइडियल गैस में आप कोई भी प्रोसेस है उसमें क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि ये प्रोसेस जो है डेल्टा यू बाई डेल्टा वी टी हमेशा जीरो होता है, क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो मैंने इंटरनल एनर्जी तक कंप्लीट कर लिया, तो नेक्स्ट क्लास में मैं एंथैल्पी से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मेरे को बोलो सर एंथैल्पी से स्टार्ट होगा। ओके, ठीक है। ये एक बार केएल कपूर जिनका है ये एक बार देख लो, तुम लोग दूसरा बुक में ढूंढो, ये प्रूफ नहीं मिलेगा। केएल कपूर का 4 पार्ट्स होता है, तो उसके वॉल्यूम 2 में है, मेरे पास है वॉल्यूम 2, तो उसमें थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम का एक एक वॉल्यूम है, उसमें है। ओ मैकमिलन पब्लिकेशन है, मैकमिलन। ठीक है, हाँ। 1 लीटर एटीएम इक्वल्स टू 101.3 जूल। देखो मैं अभी करता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूँ। 1 लीटर इंटू एटीएम इज इक्वल टू 101.3 जूल। कैसे होगा? एक काम करो, 1 मोल कोई गैस ले लो, ठीक है, 1 मोल गैस 273 केल्विन में रखो, 1 मोल गैस 273 केल्विन 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर में रखो, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा बोलो? इसका वॉल्यूम, हाँ? और ओके, जो भी है 22.4 लीटर है। तो अब क्या करते हैं, इसको पीवी इक्वल्स टू एनआरटी फॉर्मूला लगा दो। पी क्या है? 1 एटीएम। वी क्या है? 22.4 लीटर। एन क्या है? 1 मोल। आर को ले लो, जूल में ले लो, क्योंकि हमें जूल चाहिए ना। और टी क्या है? 273 केल्विन। अब क्या हो गया? केल्विन केल्विन कैंसल्ड हो गया, केल्विन केल्विन कैंसल हो गया, मोल मोल कैंसल हो गया। अब लीटर एटमॉस्फेयर और जूल बचा है, तो अब क्या करेंगे हम? 1 लीटर इंटू एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू कितना होगा?
8.314 into 273 divided by 22.4 जूल होगा। ठीक है, क्लियर है? अब मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखो, जो आएगा उस इसके आसपास आएगा वैल्यू। ठीक है, क्लियर है फिर?